क्लास में आपके व्यवधान रहा जिसके लिए खेद है। और अभी जो है ना अपन लोग क्लास को वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ऑफलाइन वाले तो बच्चे बातें कर रहे थे, बहुत प्यारी प्यारी बातें चल रही थी, ठीक ना। और अभी ऑनलाइन वाले बच्चों से बातें दोबारा चालू शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चों से हमारी क्या बातें चल रही थी। चलो, ये बातें चल रही थी। इसके बाद जो है हमने दूसरा नियम, पहला नियम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और पहला नियम डिस्कस करना है, फटाफट समय नहीं गंवाना है। और पहले नियम आपके पास क्या हेडिंग लगा लो आप, तो पहला नियम आपके पास क्या होगा, इस बात की हेडिंग लगा लो। तो पहला नियम आपके पास होगा, ये आपके पास क्या है, प्रथम नियम। अब प्रथम नियम में आप देखो क्या था। प्रथम नियम, प्रथम नियम में हमने बोला कि हम क्या लेंगे, एक मैग्नेट लेंगे। तो ये हमने एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है। और ये आपके पास इस मैग्नेट का नॉर्थ है और ये आपके पास क्या है, साउथ है। मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ। यहां पर मैंने क्या किया, एक कॉइल रखा। ये इस तरीके से मेरे पास एक कॉइल है और ये कॉइल रखा। और मैंने कहा था यार कॉइल पर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, सर्किट करंट फ्लो होगी या नहीं होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका अरेंजमेंट कैसा है। तो मेरा अरेंजमेंट थोड़ा ठीक ठाक कर लेता हूं मैं यहाँ पर एक गैल्वेनोमापी लाके ऐसे लगा देता हूं, ताकि सर्किट में जो है सर्किट करंट अगर फ्लो हो तो गैल्वेनोमापी डिफ्लेक्शन दिखा देगा। इस तरीके की मैंने एक व्यवस्था कर दी। अब आप देखो यहां पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये आपके पास जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं निकलेगी कहां से, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलेगी। तो ये नॉर्थ से निकली और साउथ की तरफ गई, फिर नॉर्थ से निकली और साउथ की तरफ गई, है ना। इस तरीके से नॉर्थ से निकलेगी और ये साउथ पे चली जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। अब हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, सापेक्ष गति की बात करते हैं। सापेक्ष गति में क्या है, या तो आप इसको स्थिर रख दो या इसको मूवेबल रख दो, या फिर आप इसको आपके पास क्या स्थिर रख दो और इसको आप घुमाना चालू कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी बात कर लेते हैं, ये है और ये व्यवस्था है। रिलेटिव मोशन देखना, ये मैग्नेट को मैं मूव करवा रहा हूं, ये कांस्टेंट है। अभी मैं इसको कांस्टेंट कर देता हूं और मैं इसको मूव करवा रहा हूं, ठीक है। ये रिलेटिव मोशन हो गया। इस तरीके से आपके पास तो क्या हो जाएगा, अपने आप चालक जो है वो चुंबक का छेदन कर देगा। क्लियर। तो जैसे आप ऐसा करोगे, है ना, ये सापेक्ष गति इनके बीच में क्या हो जाएगी, सापेक्ष गति हो जाएगी, ठीक है ना। तो सापेक्ष गति में या तो आप इसको स्थिर रख दो और इसको आपके पास क्या मूव करवा दो, या फिर आप इसको मूव करवा दो और इसको स्थिर रख दो। क्लियर। जैसी करोगे वैसे यहां पर आपके पास क्या करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, और करंट जो फ्लो होगी वो होगी आई, और ईएमएफ जो पैदा होगा वो होगा आपके पास ई। ये हमने दो चीजें मान ली कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो आपके पास क्या होगा, ई होगा, और जो सर्किट में करंट फ्लो होगी वो होगी आई होगी, ठीक है ना। और ये आपके पास क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। ये आपके पास क्या है, चुंबकीय, ये आपके पास क्या है, चुंबकीय, चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। चलो, तो पहला नियम में फिर स्टेटमेंट सुना रहा हूं आपको। पहला नियम का स्टेटमेंट क्या है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले नियम के अनुसार जब चालक व चुंबक की सापेक्ष गति करवाई जाती है, जब चालक व चुंबक की सापेक्ष गति करवाई जाती है तो चालक द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है। छेदन मतलब उसको कट करती है ना। और जिसके चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। और यदि चालक के सिरों पर एक गैल्वेनोमापी जोड़ा जाए तो वह गैल्वेनोमापी जो है वो विक्षेप प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो आपके पास जो धारा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा। धारा जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा। इसके अलावा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो आपके पास क्या होगा, जो ईएमएफ पैदा हुआ है उसे हम कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये आपके फर्स्ट रूल। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा, है ना। तो चलो स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर इनका। ये डायग्राम बना लिया आपने, डायग्राम बनाना चालू कर दो। और इसके अलावा आपके पास क्या स्टेटमेंट जो है मैं लिख रहा हूं, आप अगर उसके पैरेलल में लिख रहे हो तो पैरेलल लिखना चालू कर दो, है ना। तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार,
फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार चालक व चुंबक की सापेक्ष गति, चालक एवं चुंबक की सापेक्ष गति के परिणाम स्वरूप चालक व चुंबक की सापेक्ष गति के परिणाम स्वरूप चालक द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का चालक द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, ठीक है ना, छेदन होता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स के मान में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, है ना। और यदि चालक के सिरों पर गैल्वेनोमापी जुड़ा हो, और यदि चालक के सिरों पर गैल्वेनोमापी जुड़ा हो, यदि चालक के सिरों पर गैल्वेनोमापी जुड़ा हो, तो परिपथ में धारा बहती है, परिपथ में धारा बहती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे लाके आपके क्लोज कर दिया। ये आपके पास फर्स्ट रूल, ये आपके पास जो है वो क्या है, फर्स्ट रूल है, ठीक है। तो बड़ा क्लियर सा रूल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं बोली है। यहाँ पर आपसे क्या बोला है, आपसे कहा है कि भाई चालक व चुंबक की सापेक्ष गति के परिणाम स्वरूप जब चालक द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन किया जाता है, तो आपके पास चालक के सिरों पर विभवांतर पैदा होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है वो आपके चेंज होती है ना। तो चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम जब भी होगा तो वहां पर आपके पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। सर्किट यदि क्लोज होगी तो सर्किट करंट होगी, और सर्किट करंट आपके पास क्या इंड्यूस्ड करंट कहलाएगी। इसका मतलब यहाँ दो चीज पिक्चर में आ गई। पहला आपके पास क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा आपके पास क्या है, इंड्यूस्ड करंट, है ना। ये पहला नियम था। अब देखो दिक्कत क्या हुई कि फैराडे ने जैसे ही पहला नियम दिया वैसी बात ये उठी कि यार
ये आपके पास जो ईएमएफ पैदा हुआ है या जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ये किन मानों पर निर्भर करता है। हम ऐसा क्या करें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का परिमाण जो है बढ़े, हम ऐसा क्या करें कि इंड्यूस्ड आपके पास जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड बढ़े, है ना। मतलब इस नियम से, पहले नियम से, फैराडे के पहले नियम से पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल और धारा किन मानों पर निर्भर कर रही है उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही, है ना। तो फिर उसके बाद हमने क्या दिया, द्वितीय नियम दिया, ठीक है ना। इसके बाद हमने सेकेंड रूल पर बात की। तो अगर आपके ये कॉपी हो गया हो तो फिर सेकेंड रूल की तरफ चले। ये लो सेकेंड रूल लिख रहे हो ना आप लोग अभी, चलो लिखो। चलो डन, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला पॉइंट करते हैं क्लियर। ये आपके पास क्या है, अभी दूसरा नियम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, सेकेंड रूल। ये आपके पास क्या है, द्वितीय द्वितीय नियम। अब देखना, हम फैराडे के जो दो नियम पढ़ रहे हैं उनको अलग अलग नियम नहीं बोल रहे हैं। हमने फैराडे के यहाँ पर दो ही नियम पढ़े। ध्यान रखना, संख्या हमेशा एक तरीके का स्ट्रेस लाती है। मैं अगर रूल्स की संख्या बढ़ा दूंगा तो आप पता है क्या बोलोगे, अरे यार इतने नियम पढ़ने हैं क्या। और अगर मान लो रूल्स कम होंगे, जैसे 4 को हमने 2 कर दिया, ठीक है, तो अभी आपको याद है क्या, दो नियम है फैराडे के, एक नियम में दो नियम आते हैं, तो ऐसे करके। वैसे ही अपन ने क्या किया, प्रतिरोध के नियम में भी हमने क्या कर दिया, उधर प्रथम नियम और द्वितीय नियम करके दे दिया, सब रूल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास ध्यान रखना। तो द्वितीय नियम क्या बोलता है, बोले इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो होता है ना, वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के, ठीक है, सीधे समानुपाती होगा। तो यहां पर आप देखो, पैदा होने वाला ईएमएफ किस पर निर्भर कर रहा है, जो आपके फ्लक्स का छेदन हो रहा है समय के सापेक्ष, उससे आपके पास क्या दर क्या आ रही है। दर समझते हो ना, चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम का वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान ज्यादा होगा। अगर चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम का मैग्नीट्यूड कम है तो आपके पास क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम पैदा होगा। बात समझ में आ रही है यहां तक। चलो, तो अब क्या बोल सकते हैं अपन कि फैराडे के द्वितीय नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है ना। तो क्या बोलेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक, वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है ना। फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे, सीधे समानुपाती, सीधे समानुपाती होता है।
ये आपके पास क्या पहला स्टेटमेंट है, ये आपके पास क्या सॉरी द्वितीय नियम है, आपके पास सेकंड रूल आपके पास आ गया। अब आप देखो सेकंड रूल क्लियर है बात आपको, सेकंड रूल क्लियर है ना, वेरी गुड। तो यहां पर क्या होगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बटा डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी। अच्छा, डी फाइव बटा डी टी बेसिकली क्या है, चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी फाइव टू माइनस फाइव वन डिवाइडेड बाई डी टी टू माइनस टी वन, ठीक है ना। तो देखो दो रेस्पेक्टिवली टाइम के रेस्पेक्ट में दो रेस्पेक्टिवली फ्लक्स आ रहे हैं, है ना, और ये आपके पास क्या इस दर से चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी आप में से एक बच्चा कह रहा था साहब प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो आपने बोला था कांस्टेंट आएगा, अभी आपने यहाँ पर हटाया तो कांस्टेंट का है आपका, है ना, मैंने वहां नहीं हटाया, ठीक है, मैंने कंपेयर किया था, अब मैं यहाँ हटाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप देखना E इज इक्वल टू एन डी फाइव बटा आपके पास क्या है डी टी, है ना, E इज इक्वल टू एन डी फाइव बटा डी टी। ये बेसिकली E जो है ना, ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसे मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलूंगा। ये आपके पास क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है मेरे पास, है ना। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम, प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये मेरे पास क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है। अब आपके जैसे फॉर्मूला आपके सामने आया है ना, वैसे ही हो सकता है आपको थोड़ा सा जो है लगे कि यार ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला क्या है, गलत है, और लगना भी चाहिए। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको लगता है कि ये फॉर्मूला अभी गलत है, यस, कमेंट बॉक्स में आपके क्या कमेंट ड्रॉप करो। जिन बच्चों को लगता है कि ये फॉर्मूला गलत है तो बताओ गलत है तो क्यों है। हाँ, यहाँ ऑफलाइन वाले बैच में बच्चा कह रहा है कि गुरुजी माइनस आएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, ऑफलाइन वाले बैच में, ऑनलाइन वाला स्क्रीन दिखाओ यार, कमेंट स्क्रीन, अपने ऐप की स्क्रीन बताओ, कोई जवाब आया क्या, और साथ में इसकी यूट्यूब की बताओ। जिन बच्चों को लगता है कि ये गलत है तो मुझे बताओ क्या गलती हो रही है और इसके अलावा क्या सही होना चाहिए। चलो, तो अभी पता है क्या है, यहाँ पर एक बच्चे ने तो कह ही दिया कि गुरुजी माइनस साइन नहीं आ रहा है, माइनस साइन की गलती है ना। आप देखना कोई सी भी चीज का पता ऐसे इंस्टेंट नहीं चलता। आप बताओ अभी क्या पढ़ रहे हो आप, आपने भी पढ़ा है फेराडे का नियम, और फेराडे ने इतना ही बोला था, इसके अलावा कुछ नहीं बोला था उन्होंने, है ना। आप जो भी पढ़कर आए हो वो पूरा कंप्लीट पढ़कर आए हो, मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, मैं तुम्हें यूं समझाता हूं, मतलब जैसे कि अपन किसी भी जगह पे जाते हैं, सपोज मान लो अनजान जगह पे गए, किसी अनजान गांव में गए, तो क्या जाते ही हमें गांव का पनघट, गांव की डिस्पेंसरी, है ना, और आपके गांव में आपके पास जो है चौपाल कहाँ लगती है, वो सबका आइडिया हो जाता है क्या, नहीं होता है ना। पहले तो जब गांव पहुंचते हैं तो हमें गांव का एक रास्ता पता होता है कि यार ये गांव की बस यहाँ रुकती है भाई साहब, एक है ना, एक गांव में फिर जिस जगह जा रहे हो वहां का एड्रेस ये है, ये पता लगता है। फिर आप वहां जब रुकते हो कुछ समय गुजारते हो तो चीजें धीरे धीरे क्लियर होती है ना। तो आप देखो यार, अभी तो अपन ने पहला नियम पढ़ा है, पहले नियम के बाद ये दूसरा नियम आया है, और ये आपके पास क्या फाइनल ये चीज आई है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। फिर इसके बाद आया दादा लेंज, नाम सुना होगा आपने, जैसे आपने शाहरुख खान साहब का नाम सुना हो ना, राहुल, ठीक है, वैसे आपके दादा जो है आपके लेंच, बड़े ज्ञानी दादा थे हमारे, और इन्होंने बताया क्या कहा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो ईएमएफ पैदा हुआ है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती जिनके कारण वो पैदा हुई, ठीक है ना। और फिर उन्होंने क्या किया, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा करेक्ट किया और इसके आगे एक माइनस चिन्ह लगाया। आप देना कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं आपके पास जिसमें आपको ये फॉर्मूला देते हैं और आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, और क्वेश्चन चालू होता है क्या बताइए माइनस का चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, तो आपको बताना पड़ता है कि भाई साहब यहाँ माइनस का चिन्ह लेंजेस लॉ को प्रदर्शित करता है, और लेंज ने बहुत ही खूबसूरत बात की, है ना। अगर लेंज की साइकोलॉजी को समझे, ठीक है, तो लेंज ये कह रहा है कि हर वो चीज जिसके कारण पैदा हो रही है वो उसी का विरोध कर रही है, ठीक है। जैसे एक बेल होती है, ठीक है, बेल, आप सोचो एक आपके पास क्या बड़ा वृक्ष यदि उस बेल के बगल में नहीं होता तो क्या बेल ऊपर की तरफ आ पाती,
नहीं आ पाती ना, शायद वहीं पढ़ पढ़ के वहीं खत्म हो जाती है बेल। लेकिन क्या होती है, वो उसका सहारा लेती है और ऊपर चढ़ना चालू करती है। ठीक है, फिर उसके बाद वो सहारा देता है उसे, उसी के कारण पैदा हुई है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब उसको अपोज करती है ना, उसको जकड़ती है, ठीक ना, और उसको पूरे को सुखा देती है। बेल के जो पत्ते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं और सनलाइट को ब्लॉक करता है, और नीचे जो है फिर बचता है केवल काट, और फिर बेल दिखती है ना। यहाँ पर क्या हुआ, अभी आपने भी देखा हो यार, आप लोग कई बार कहते हो जैसे कि मम्मी आपको कुछ नहीं पता, बाबूजी आपको कुछ नहीं पता। आप सोचो मम्मी बाबूजी ने आपको पैदा किया है, उनको कुछ नहीं पता? उनको बहुत कुछ पता है ना। आप पता है लंच के नियम के अनुसार व्यवहार कर रहे हो, तो बेचारे मम्मी पापा तक को ये बात पता नहीं होती है ना, उन्हें लंच का नियम कौन पढ़ा है, तो बड़े दुखी हो जाते हैं कि अरे यार ये ऐसा कर रहा है। जबकि एक बात बताऊं, अगर मम्मी पापा को लंच का नियम पता होना तो मम्मी पापा मुस्कुराने लगेंगे आपकी तरफ। ठीक है, क्यों मुस्कुराएंगे वो, कि वही कर रहा है जो आपके लंच ने कहा है ना, उसी चीज का विरोध कर रहा है जिसके कारण पैदा हुआ है। ठीक है ना। तो अभी लंच का नियम हर बंदे को पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि लंच का नियम हर बंदे को पता होना चाहिए। जब आपको लंच का नियम पता होगा ना, तो फिर आप दुखी नहीं होगे, आप मुस्कुराओगे। ठीक है ना, कि यार लंच ने जो बात बोली थी आज सच हो गई, आज ये मुझे सिखा रहा है, आज ये मुझे पढ़ा रहा है, मुझे समझा रहा है, मेरा विरोध कर रहा है, जबकि पैदा ही मेरे कारण हुआ है। ठीक है, तो अभी आप देखना यहां पर हम क्या बात करते हैं, अभी लेंज का नियम मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, अभी तो सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूं, और ये मान आएगा वोल्ट में, ये मान आएगा वोल्ट में। तो ये आपके पास क्या हो गया, वोल्ट में। उतार लिया यहां तक, उतार लो फटाफट। अभी बीच में क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी, उसके लिए खेद है। अब हो जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, और हमारे साथ तो कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। हटा दें इसको, किससे? ई स्मॉल है ना यार, अभी मासूम सा ईएमएफ पैदा किया है, जैसे इसका परिमाण बढ़ा दूंगा ना, इसको कैपिटल ही कन्वर्ट कर दूंगा। अभी आप देखना जनरेटर में आपने ईएमएफ पैदा किया था, तो उसको स्मॉल ही थोड़ी बोला था, तो कैपिटल ही बोला था कि नहीं बोला था अपन ने? फिर अभी तो बड़ा मासूम सा है। अब आप सोचो यार, एक छोटी सी मैग्नेट, एक छोटा सा कॉइल, है ना, क्या पैदा कर रहा होगा यार, है ना। तो अभी आपके क्या छोटे मोटे प्रयोग है, इसलिए छोटे मोटे प्रयोग में स्मॉल ई ही है, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं अपन। अच्छा, ये आपके पास सातवां नियम कंप्लीट है, सातवां नियम आपके पास कंप्लीट है। अब सातवें नियम के बाद हम आठवें नियम पर बात करते हैं आपके साथ। और आठवां नियम क्या है? आठवां नियम है लेंज का नियम, लेंज का नियम। अब देखो लेंज का नियम आपसे क्या बोलता है, लेंजेस लॉ आपसे बोलता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिससे लेंज का नियम, जिससे आपकी जिसके कारण वो पैदा हुआ है, और इसे हम लेंज का नियम कहते हैं। अच्छा, एक बार मैंने एक बच्चे से बैच में पूछा कि लेंज का नियम किसको कहते हैं, तो वो मुझे कहता है बाप बेटे के नियम को लेंज का नियम कहते हैं। मैंने यार दादा गजब, तू कहाँ से सीख कर आया ये? बोले सर यही होता है, बाप बेटे का नियम लेंज का नियम होता है। मेरा हो सकता है किसी टीचर ने तेरे को समझाने के हिसाब से बताया हो, लेकिन ये लेंज के नियम का स्टेटमेंट नहीं है। लेंज ने जो बात बोली थी उसका मतलब लगभग लगभग ऐसा निकलता है, लेकिन ये लेंज का नियम नहीं है। बोला नहीं नहीं गुरुजी यही है, मेरे को तो लिखवाया भी यही गया था। बाप बेटे के नियम को लेंज का नियम कहते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखना, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, मैंने आपको एक एग्जाम्पल सेट करके दिया हुआ है, बाप बेटे का नियम लेंज का नियम नहीं होता। ठीक है ना। तो अभी आपके पास क्या, मैं क्या कह रहा हूं, लेंज का नियम का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा की दिशा, तथा धारा, प्रेरित धारा बोलेंगे यार, इसको धारा नहीं बोलेंगे अपन, प्रेरित धारा बोलते हैं। प्रेरित प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि, है ना, सदैव धारा की दिशा सदैव सदैव इस प्रकार
इस प्रकार होती है कि होती है ना, इस प्रकार होती है कि वह वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है, उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति, जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है, हुई है ना। इसे लेंज का नियम कहते हैं। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे लेंज का नियम, लेंज का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। नियम क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है। ये लेंज का नियम, ये स्टेटमेंट है, और ये मैंने स्टेटमेंट को डबल कोटेशन में क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब माइनस चिन्ह आएगा। तो अभी आप जो गलती बता रहे थे ना, अब आपके पास क्या, अच्छा वहां तक वो गलती नहीं है, यहां पर अब जो है आपके पास, इसको करेक्ट करेंगे अपन। अभी आप बताओ, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या होगा। ये आपके पास क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। तो आपके प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, और परिमाण बेसिकली क्या होगा, ई स्मॉल ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई टू माइनस फाई वन और बटा डी टी टू माइनस टी वन, और ये इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक क्लियर है। यहां ऋण चिन्ह जो है ना, वो लेंज के नियम को दर्शाता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां ऋण चिन्ह लेंज के नियम को दर्शाता है, लेंज के नियम को दर्शाता है, नियम को दर्शाता है, लेंज के नियम को दर्शाता है। तो अभी तक आपने क्या किया, ये आपके 8वां नियम था, लेंज का नियम। तो लेंज का नियम पढ़ा और फैराडे के नियम पढ़े। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बात करो। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर है, नीचे जो है ना, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक तो आपसे फॉर्मूला पूछता है, इस फॉर्मूले पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी समय समय पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस सेशन की जब एमसीक्यू मैराथन होगी तो उस समय आपको ये न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, वहां पर कंफर्म देखने को मिलेंगे। बाकी 2 क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको वहां देखने को मिलने वाले हैं। पहला, ऋण चिन्ह किसको दर्शाता है, बोले लेंजेस लॉ को दर्शाता है। दूसरा, आपके सही सूत्र क्या है, सही सूत्र आपके पास ये है। अब देखो, जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ ना भाई साहब, वैसे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत बड़ी बात हो गई। समझना बात को यार। लेंज ने क्या कहा कि पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि उसी कारणों का विरोध करती है जिसके कारण ये पैदा हुई है ना। आप देखना, ये कोई डायरेक्शन नहीं हुई, ये डायरेक्शन हुआ क्या, ये एक सिद्धांत हो गया, मतलब मेरे हिसाब से सिद्धांत हो गया कि यार ऐसा होगा, क्लियर, लेकिन डायरेक्शन नहीं हुई। इसके अलावा देखो, कंडक्टर का नेचर अलग अलग होगा। हो सकता है कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है आपके पास क्या है, कॉइल फॉर्म में हो सकता है हेलिकल फॉर्म में हो, है ना, लूप फॉर्म में हो, अलग अलग कंडक्टर है ना। तो क्या सभी कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन एक जैसा ही होगा? बस आप क्या अपोज बोलकर इतिश्री कर लोगे, दूर हट जाओगे, है ना, फिर बाद में पता लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते आप। तो आपके पास क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करना एक बहुत बड़ी बात होगी। और जब आपने प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के बारे में सोचा तो फिर आपके अलग अलग नियम आए, है ना। तो हमने वहां पर क्या देखा कि सीधे धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कैसे करोगे। हमने बात की कि बंद लूप या पाश में आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप कैसे ज्ञात करोगे। फिर इसके बाद हमने बात की सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप कैसे ज्ञात करोगे, है ना। ऐसे 3 कैटेगरी
हमने डिसाइड की और फिर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियमों को पढ़ने लग गए, है ना। तो चलो अभी जो है बात करते हैं अपन, यहां तक चीज क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है ना मेरी। हाँ, यहां तक अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। नियम नंबर कौन सा चलेगा आपके पास, ये 9, है ना, नियम नंबर 9। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर हथेली का नियम, है ना, हथेली का नियम। तो बेसिकली जब हम आपके सीधे धारावाही चालक तार की बात करते हैं ना, तब ये पढ़ते हैं। तो इसको 9 नंबर में अभी दे नहीं रहा हूँ, 9 नंबर में बाद में दूंगा। मैं पहले थोड़ा सा आपके साथ बातें करता हूँ, है ना। हम बात करते हैं सीधे सीधे धारावाही धारावाही चालक तार, चालक तार, सीधे धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, है ना। सीधे धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दिशा ज्ञात करने के नियम, ठीक है। तो सीधे धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। आप देखना, सीधे धारावाही चालक तार में जैसे आप करंट कंडक्शन होगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, है ना। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहां पर जो पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होगी, चुंबकीय आपके पास क्या बल रेखाओं के डायरेक्शन क्या होगा, इस बात के लिए आपके जो है नियम दिए गए, वो आपके 2 नियम दिए गए सीधे धारावाही चालक तार के रेस्पेक्ट। ये था 9वां और ये आपके पास है 10वां। आज समझ में आ गई। अब नंबर क्लियर हो गया ना, 9 नंबर और 10 नंबर। 9 नंबर में हम देंगे आपके पास कौन सा, आपके पास ग्रिप रूल, ग्रिप रूल, ग्रिप रूल, जिसे कि हम कहेंगे दाहिनी हथेली का नियम भी बोल सकते, है ना। ग्रिप रूल को हम क्या कह सकते हैं, दाहिनी दाहिनी हथेली का नियम, हथेली हथेली का नियम, दाहिनी हथेली का नियम। और दूसरा आपके पास होगा पेच का नियम। ये आपके पास क्या होगा, पेच का नियम, पेच का नियम। इसको हम आपके पास क्या है, पेच के नियम को कॉर्क स्क्रू नियम भी बोलते हैं। ये कॉर्क स्क्रू नियम भी बोलते हैं, है ना, कॉर्क स्क्रू नियम भी बोलते हैं। तो ये आपके पास 9 नंबर और 10 नंबर आ चुके हैं, 2 रूल्स आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, अब देखना, पहले आपके पास हेडिंग लगाते हैं ग्रिप रूल। तो फर्स्ट नंबर पर हम लोग हेडिंग लगाएंगे ग्रिप रूल। तो ये नीचे की तरफ मैं अलग से हेडिंग बना रहा हूं, यहाँ पर हम आपके 9 नंबर, अब लिखो यहाँ पे 9 नंबर, 9 नंबर आप यहाँ लिखो और यहाँ पे लिखो दाहिनी हथेली का नियम। ये आपके पास क्या है, दाहिनी दाहिनी हथेली हथेली का नियम, दाहिनी हथेली का नियम, राइट हैंड ग्रिप रूल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और शॉर्ट में इसका नाम हो जाता है ग्रिप रूल, है ना। तो राइट हैंड ग्रिप रूल होता है ये बेसिकली, राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल। और देखो दाहिनी हथेली का जो आपके ग्रिप रूल है वो बेसिकली क्या बोलता है कि ये हमारे पास क्या है, सीधा धारावाही चालक तार है ना। इसे दाहिनी हाथ से अगर आप इस प्रकार ग्रिप करो, तो अब देखो मैं हाथ का चिन्ह नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, आप तो समझ जाना कि यार ये ऐसे ऐसे आपके पास क्या है ना। और धारा की दिशा जो है जिधर की तरफ होगी उधर की तरफ आपको अंगूठे को रखना है। जैसे अभी इसको मैं ऐसे ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे की तरफ, है ना, ऐसे पकड़ूंगा। अगर मान लो आपके पास क्या है, ये इस तरीके से हो तो करंट की डायरेक्शन आपके ऐसे, तो इसको मैं इस तरीके से पकड़ूंगा, सीधे हाथ की हथेली से इस प्रकार पकड़ूंगा। फिर अभी आपके पास क्या, किसी भी सीधे धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ की हथेली से इस प्रकार पकड़ा जाए कि
ठीक है ना। अंगूठा जो है वो आपके धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। बात समझ में आ गई। ये मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। लो यार इसको पकड़ के देखते हैं। ये है हमारे धारावाही चालक तार, इसको हम क्या बोलेंगे, धारावाही चालक तार। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं अपन, और यहाँ लिखते हैं धारावाही, धारावाही चालक तार, चालक तार, ये रेस्पेक्टिवली धारावाही चालक तार है। अब आप देखना यहाँ पर ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। अब आपका रूल क्या कहता है कि सीधे धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ की हथेली से इस प्रकार पकड़ा जाएगा कि अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में होगा। तो ये आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां आएगी, ये मुड़ी हुई उंगलियां जो आएगी वो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। अभी आप देखो मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ते से ही आपको नहीं लगता यार ये ऐसे करके और ऐसे करके आपके यूं ऐसे हो। जैसे मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा वैसे देखो डायरेक्शन किस तरीके से आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा, इधर की तरफ जा रहा है, फिर ये आपके पास इधर की तरफ जा रहा है, ऐसा और ऐसा। ठीक है, राइट है। लगा दिया आपने धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अभी देखो यहाँ हम बात करते हैं, इधर से डाउनवर्ड चल रहा है, तो डाउनवर्ड चलेगा तो इसको ऐसे पकड़ूंगा, ये क्या आ जाएगा, ऐसे आएगा। ध्यान देने वाली बात है, ऐसे आएगा, है ना। अभी आप देखो इधर, और इसके अंदर आपने ऐसे किया तो एक फील इस तरीके से आएगा कि यार ये मेरा डायरेक्शन जो है वो इस तरीके का है और यूं जा रहा है, यूं घूमकर ऐसे जा रहा है। ये बात है ना, यहाँ पर होगा। अब देखना यहाँ अंदर की तरफ जो है हमने बात की कि ये तो आपके पास के अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, और दोनों में ही आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने निकाल दी। एक सीधे धारावाही चालक तार में धारा का डायरेक्शन या तो इधर से इधर की तरफ होने वाला है या इधर से इधर की तरफ होने वाला है। और कोई डायरेक्शन ऑफ करंट एग्जिस्ट करता है क्या, और कोई डायरेक्शन ऑफ करंट एग्जिस्ट करेगा क्या स्ट्रेट कंडक्टर में, नहीं करेगा ना, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है ना। तो अभी हम ग्रिप रूल बात करते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार को, धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ की, दाहिने हाथ की हथेली से, हथेली से इस प्रकार पकड़ा जाए कि, दाहिने हाथ की हथेली से इस प्रकार, इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए, जाए कि, है ना, अंगूठा धारा की दिशा में हो, अंगूठा, अंगूठा धारा की दिशा में हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती, चुंबकीय क्षेत्र, मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दिशा को व्यक्त करती है, व्यक्त करती है। ठीक है, और ये आपके पास स्टेटमेंट आया है आपका ये स्टेटमेंट आया है आपका यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, चारों स्टेटमेंट। बेसिकली इससे पहले एक प्रिंसिपल होता है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, सुनाता हूँ उस प्रिंसिपल को। और स्टेट का प्रिंसिपल, और स्टेट ने आपसे सबसे पहले बात बोली कि किसी भी धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है।
और जैसी धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, वैसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर चर्चा होने लगी, है ना। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के आपको अलग अलग नियम बताने लगे, है ना, जिसके अंदर ये आपके पास क्या है, राइट हैंड ग्रिप रूल हुआ, है ना, दाहिनी हथेली का नियम हो गया, पकड़ का नियम भी बोलते हैं आपके इसको, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पकड़ का नियम बोलते हैं। हिंदी में आपके कन्वर्टेड जो है बहुत सारे शब्द देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू में आप देखोगे, तो एक तो ग्रिप रूल हो गया, राइट हैंड ग्रिप रूल हो गया, हथेली का नियम हो गया, पकड़ का नियम हो गया, ये सारे के सारे इसके अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग किताबों में आपको देखने को मिलते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे तो आपका धीरे धीरे अनुभव बढ़ जाएगा, है ना। आप चाहो तो नीचे की तरफ एक स्टेटमेंट दे सकते हो, इसे पकड़ का नियम भी कहते हैं, है ना। तो चूंकि पकड़ कर पता किया है नियम, तो इसलिए पकड़ का नियम बना दिया, है ना। या लिख लो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एक लाइन और लिख लो, इसे पकड़ का नियम भी कहते हैं, है ना। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, और वो स्टेटमेंट क्या है, इसे इसे पकड़ इसे पकड़ का नियम नियम। अच्छा, पकड़ ग्रिप का मतलब क्या होता है, ग्रिप का मतलब क्या होता है, अगर मैं ग्रिप डालूंगा तो उसका हिंदी आपके क्या है, कन्वर्ट अनुवाद क्या आएगा, पकड़ ही आएगा ना, ठीक है। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि हाँ टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल कोई टर्म नहीं है, ये गूगल कन्वर्टेड आपके पास जो है वो हिंदी है, और उसी की देन है ये ऊल जलूल शब्द। जबकि आप नॉर्मल टेक्स्ट बुक आप अपने पढ़ते हो, कॉलेज की किताबें पढ़ते हो, तो उन किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ है पकड़, ठीक है ना। ये तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो बुक्स आई है उनमें आने लग गए ये शब्द। और वहां से भी कैसे कि यार आपने क्या किया, इंग्लिश का पेपर उठाया, उसको किसको दे दिया, लो भाई साहब गूगल ट्रांसलेटर को पकड़ दो, है ना। और गूगल ट्रांसलेटर को पकड़ाते से ही उसने ग्रिप रूल को क्या बोला, पकड़, है ना। तो भाई हिंदी में क्या आ गया, वो आपके पकड़। अब अगर मान लो किसी जो जिसने कन्वर्ट करवाया है उसकी हिंदी पे पकड़ थोड़ी सी भी कमजोर है, तो फिर पकड़ पकड़ ही बन जाएगी, है ना। और आप लोगों को पढ़ना पड़ जाएगा पकड़ का नियम, समझ में आ गया। चलो अभी आपके पास क्या, इसे पकड़ का नियम भी कहते हैं, भी कहते हैं। चलो तो ये आपके पास क्या है, ग्रिप रूल। मुझे लगता है कि आज की क्लास में अपन ने इतने डिस्कस किए वो काफी है। आज की क्लास में जो सेकंड इसके बाद है ना 10वां नियम, वो नहीं हो पाएगा क्लास, अभी आपका टाइम भी हो गया, जीके की क्लास का टाइम भी हो गया, तो जस्ट आप बने रहिए डीजे सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इसके जस्ट बाद आपके जीके की क्लास लगती है ना। तो आप जो है बाकी की बातें अपन कल की क्लास में करेंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बात कर लो। अच्छा, यूट्यूब पर बात करूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। रेगुलर आपके जो है क्लासरूम से हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब पे लाइव, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, बाकी की बातें हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।